कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको किन किन म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। और आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर है ना, वो सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। उन्हें म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही लगता है कि बस इन्वेस्ट करो और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे गोल्ड अलग अलग प्योरिटी का होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक जैसे नहीं होते। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम 4 पॉइंट के अंदर ये देखेंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए। बाद में कुछ कैटेगरी को डिस्कस करेंगे और एट द एंड कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट की बात करते हैं वो है एनएफओ, यानी कि न्यू फंड ऑफर, जिसको देख के अक्सर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बिठा दिया जाता है किसी एजेंट के द्वारा, या फिर वो वैसे यूट्यूब की वीडियोस कुछ देखकर गुमराह हो जाते हैं कि जो नया फंड आया है कि उसकी एनएवी सस्ती है, 10 रुपए है। क्योंकि जो लॉन्च होता है नया फंड वो 10 रुपए से ही स्टार्ट होता है, और जो 100 रुपए चल रही है वो महंगी है। देखिए, एनएवी से आपने मिसलीड नहीं होना। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। मान लीजिए एक फंड ए है, उसकी एनएवी 10 रुपए है, एक फंड बी है, उसकी एनएवी 100 रुपए है। अगर दोनों के ऊपर 10-10 परसेंट रिटर्न आया एनुअली, तो ये कितना हो जाएगा? 11 रुपए। और ये कितना हो जाएगा? 110 रुपए। तो क्या इसके अंदर कोई डिफरेंस आया? तो इसीलिए जो रिटर्न्स होते हैं वो दोनों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, ना कि किसी एनएवी के ऊपर। तो इसीलिए आपको इस वजह से मिसलीड नहीं होना। और जो सेकंड प्रॉब्लम आती है एनएफओ को लेकर, वो है कि हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं है अभी। ठीक है, फंड मैनेजर का क्लियरली हमें स्टाइल नहीं पता, इस फंड को लेकर कैसा रहेगा, पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से नहीं पता। और वैसे भी जब मार्केट के अंदर हमारे पास कुछ और ज्यादा पुरानी ऑप्शंस हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड पता है, फंड के स्टाइल के बारे में पता है, तो हमें वहां चूज करना चाहिए बजाय इसके एनएफओ के। तो सेकंड पॉइंट आता है टैक्स सेविंग्स फंड का। जैसे कि आपने मार्केट के अंदर एक ईएलएसएस नाम से फंड देखे होंगे, तो ये हमारी हेल्प करती है सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बचाने के लिए। लेकिन यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ना लमसम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ये बिना जाने कि इसके अंदर एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि आपको कितनी भी इमरजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस फंड से 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। और ध्यान देने वाली बात एक और भी है, जब से नया टैक्स रिजीम आया है ना, तब से ईएलएसएस फंड का काम कुछ खास नहीं रहा। और अगर आप चाहते हो कि आप कभी भी पैसा डालो कभी भी निकालो, तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। जो हमने ईएलएसएस के अंदर डिस्कस किया था, वैसे ही उसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं जो 3 साल 5 साल 7 साल लॉक इन बताते हैं। तो आपको इन फंड से दूर रहना है। वो आपको नजर आएंगे कैटेगरी से, जैसे कि चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, मार्केट अच्छा हो या बुरा, आप फंसे हुए हो। आपके पास लिक्विडेशन जीरो है, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आप उन लॉक इन पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और वैसे भी जब मार्केट के अंदर हमारे पास वेल डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो लॉक इन वाले म्यूचुअल फंड्स को लेने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बनता। भाई, जो फोर्थ पॉइंट है वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इन्वेस्टर सोचता है कि मुझे मेरे पैसे पे सेफ्टी चाहिए, इसीलिए मैं डेट फंड्स के अंदर रखता हूं। देखिए, जो डेट फंड है ना, वो आपको मार्केट के अंदर 5 6 7 8 8.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं देते। इसीलिए वो पैसे को पार्क करने के काम आते हैं, अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए वो काम नहीं आते। अगर आपका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्ट करने का, अगर आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल 15 साल 20 साल, तो इक्विटी मार्केट से दूर रहना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और एक जरूरी चीज, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको अपने पैसे से बहुत ज्यादा लगाव है, आपको डर लगता है इक्विटी के अंदर डालने से, तो आप यूज कर सकते हो एसटीपी मेथड का। एसटीपी यानी कि एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप जो अपना पैसा है वो एक डेट फंड के अंदर रखिए, वहां से धीरे धीरे करके एसटीपी के जरिए इक्विटी के अंदर शिफ्ट कीजिए। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि डेट फंड में आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। देखिए, जैसे ही हमने बात की थी कैटेगरी की, ये बहुत सारी 50 कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे कि आप राइट साइड अपने डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हैं, थीमेटिक फंड, फोकस फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड, डिविडेंड यील्ड फंड। तो देखिए, आपको इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना।
आप सारी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको करना है। तो फिर आपको करना क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इन सभी कैटेगरी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो आपके पैसे को ग्रो करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं आपको 4-5 एवरग्रीन कैटेगरीज बता रहा हूं। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इसके अलावा एक लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो तो आप इन सभी का कॉम्बिनेशन अच्छे से बनाना जानते होगे। और अगर आप एक बिगिनर है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ये क्यों रेकमेंड किए, ये सारे के सारे जो फंड है वो एक ओपन एंडेड स्कीम है। आप कभी भी पैसा इसके अंदर डाल सकते हो, कभी भी इसके अंदर से पैसा निकाल सकते हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डूबता नहीं है, गलत फंड को चूज करने से पैसा डूबता है। और जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर कैटेगरी की बात की, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड, अगर आपको इनके बारे में अच्छे से नहीं पता तो जो वीडियो आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वही मिलता हूं।